हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आई एम योर एजुकेटर ऑफ अच्छी पढ़ाई। आज हम करने वाले हैं सोशल टर्म 2 में आने वाला आपका चैप्टर पॉलिटिकल पार्टीज़। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है गाइस, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ से। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होता है? तो पॉलिटिकल पार्टीज़ इज़ बेसिकली ग्रुप ऑफ पीपल यानी कुछ लोगों का झुंड विद सेम आइडियाज़, बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स, जिनका सेम आइडिया हो, कॉमन आइडिया हो, बिलीफ हो और प्रिंसिपल्स हो। कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड एंड रन गवर्नमेंट, ठीक है। इलेक्शन कंटेस्ट करवाते हैं और पावर होल्ड करते हैं, ठीक है। एग्री ऑन सम पॉलिसीज़ टू प्रोवाइड कलेक्टिव गुड, यानी कुछ पॉलिसीज़ बनाता है जिससे आपको अपन को भी जो है बेनिफिट मिले और पॉलिटिकल पार्टीज़ वालों को भी बेनिफिट मिले, यानी कलेक्टिव गुड। एंड सीक इन इम्प्लीमेंट जो दीज पॉलिसीज़ बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शंस, ठीक है। इलेक्शंस में उनको पॉपुलर सपोर्ट मिल जाता है, जिस वजह से ये जो है पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। फिर बात करें तो कंपोनेंट्स क्या, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या है पॉलिटिकल पार्टीज़ के? तो बेसिकली कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ आर लीडर्स, फॉलोअर्स एंड एक्टिव मेंबर्स। जो लीडर्स होते हैं वो, फॉलोअर्स और एक्टिव मेंबर्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। जो लीड करता है वो, उनके अंदर जो फॉलोअर्स काम करते हैं वो, और जो एक्टिव मेंबर्स होते हैं वो। इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स आर फ्री टू फॉर्म गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने के लिए फ्री रहते हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप ऑफ सिटीज़न हो, ठीक है। मोर देन 750 पार्टीज़ आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन में 750 पार्टीज़ से भी ज़्यादा पार्टीज़ जो है रजिस्टर्ड है, ठीक है। फिर देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शंस क्या हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ करती क्या हैं? तो क्या है इसके फंक्शन? कंटेस्ट इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस कंटेस्ट करवाती हैं। फिर फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट, बनाती है गवर्नमेंट को और चलाती हैं। फिर मेक लॉज बनाती है। शेप पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक का जो ओपिनियन है उसको शेप करने में हेल्प करती है, ठीक है। पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, अलग अलग पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स के चलते जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हमें आगे लाती है, ठीक है। तो ये डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम हमें फॉरवर्ड में पुट करते हैं। फिर रोल ऑफ अपोजिशन की बात करें तो ये क्या करते हैं? रोल ऑफ अपोजिशन, बेसिकली रोल ऑफ अपोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ आर कंट्रीज़ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इम्प्रूव द गवर्नमेंट, ठीक है। ये क्या करते हैं? इम्प्रूव द गवर्नमेंट को इम्प्रूव करते हैं बाय पिकिंग मिस्टेक्स, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो कोई गलती तो नहीं कर रही, उसमें नुक्स निकाल के उन्हें जो है नीचा दिखाकर उन्हें जो है और अच्छे से काम करने में प्रोत्साहित करते हैं। प्रोवाइड एक्सेस टू गुड मशीनरी, देन हेल्प इन पब्लिक ओपिनियन शेपिंग, ठीक है। शेप करती है ये भी पब्लिक ओपिनियन को, ठीक है, यानी लोगों की मानसिकता बदलने में हेल्प होती है। ओनली अ हेल्पफुल पार्टीज़ आर इफेक्टिवली इन द रेस ऑफ विन इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। जिनका हाथ भरा हुआ रहता है, यानी जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, वही अच्छे से रेस में जो है इलेक्शन की गवर्नमेंट पे रन कर सकते हैं। राइज इन पॉलिटिकल पार्टीज़, अगर पॉलिटिकल एक्ट बढ़ेगी तो जो है राइज ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी बढ़ेंगे। अब रिप्रेजेंटेटिव बढ़ रहे हैं तो जो गवर्नमेंट होगी वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगी। अब अलग अलग पार्टी सिस्टम की अगर बात करें तो वन पार्टी सिस्टम होता है जिसमें वन पार्टी अलाउड टू रन एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, जिसमें एक पार्टी चलाती है गवर्नमेंट को, एग्जांपल है चाइना। फिर टू पार्टी सिस्टम की बात करें तो चांसेस ऑफ विनिंग बिटवीन टू पार्टीज़, दो में से एक जीतने की चांसेस रहती है, एग्जांपल है यूएसए एंड यूके। मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें तो मोर देन टू पार्टीज़ कम्पीट फॉर पावर के लिए दो पार्टी से ज़्यादा जो है लड़ाई होती है, एग्जाम्पल है इंडिया एंड फ्रांस। हमारा देश भारत इसका एग्जाम्पल है, दो पार्टीज़ में से दो से ज़्यादा पार्टीज़ इसमें जो है लड़ती हैं पावर के लिए, हमारा भारत इसमें एग्जाम्पल है। तो ये तो आपको याद रहेगा ही मल्टी पार्टी सिस्टम का, कि इंडिया इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो क्या है कि वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ क्यों चाहिए, क्या ज़रूरत है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, क्या इसके बिना हम नहीं रह सकते? कि अगर ये नहीं होती, बिकॉज इफ़ दे वर नॉट, अगर ये नहीं होती तो क्या होता? एवरी कैंडिडेट विल बी इंडिपेंडेंट। हर नागरिक जो भी इलेक्शन में खड़ा है वो इंडिपेंडेंट होता, किसी की नहीं सुनते। नो यूनिफॉर्म इलेक्शन, जैसे अभी हर साल 5 साल 2 साल जितने भी उसमें इलेक्शन होते हैं वैसे नहीं होते, एक भी मतलब प्रॉपर टाइमिंग के साथ नहीं होता, ठीक है। तो गलत है ये। नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू लुक आफ्टर कंट्री, कोई भी कंट्री के हिसाब से तो सोचता ही नहीं, सब अपनी अपनी देखते, अपना अपना पैसा देखते, कोई भी कंट्री के बारे में नहीं सोचता। लार्ज सोसाइटी को तो रिप्रेजेंटेटिव जो चाहिए ही पॉलिटिकल पार्टीज़ का,
India has evolved as a multi-party system. It is because of social and geographical diversity. ठीक है, अगर इंडिया जो है मल्टी पार्टी सिस्टम बना है तो वो ऐसा नहीं है कि इसकी कोई देश चुनेगा कि क्या पार्टी सिस्टम रखना है. इट डिपेंड्स ऑन द सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटी विच इज़ इवॉल्व्ड. ठीक है, जो एवोल्यूशन से आया है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, वो कोई कंट्री नहीं चुन सकती, बिकॉज पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज़. ठीक है, कोई भी कंट्री पार्टी नहीं चुन सकती कि वो कौन सी पार्टी सिस्टम चूज़ करेगा. कोई भी कंट्री ऐसा नहीं देख सकती. ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ कंट्री के हिसाब से नहीं चलता है. ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द इवोल्यूशन टेकन प्लेस. ठीक है, तो क्या पॉइंट से इट इवॉल्व्स ओवर अ लॉन्ग टाइम डिपेंडिंग, ये बहुत लंबे सालों से जो हो रहा है उस पर डिपेंड करता है. ऑन द नेचर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का क्या नेचर है. सोशल एंड रीजनल डिवीजन, जो सोशल और रीजनल डिवीजन्स हमारी सोसाइटी में टेक प्लेस हुए उसके हिसाब से देखा जाता है. इट्स हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन, जो पॉलिटिक्स की पहले क्या उसकी जो हिस्ट्री रही है और जो इलेक्शंस का सिस्टम था वो पहले कैसा क्या था उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेशनल पार्टीज़ की. तो नेशनल पार्टीज़ क्या होता है. सबसे पहली चीज़ कि एवरी पार्टी नीड टू बी रजिस्टर्ड इन इलेक्शन कमीशन. हर पार्टी इलेक्शन कमीशन में जो है रजिस्टर्ड होनी चाहिए. दैट पार्टी इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज पॉलिटिकल पार्टी. जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होगी वो पॉलिटिकल पार्टी कहलाई जाएगी. ठीक है, और इलेक्शन कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टी इक्वल बट ऑफर सम स्पेशल फैसिलिटीज़ टू लार्ज एंड एस्टेब्लिश पार्टी. इलेक्शन कमीशन सबको इक्वल रखती है बट कुछ एडवांटेज उनको दे देती है जो पार्टीज़ बहुत पुरानी हैं, जो इस्टेब्लिश हो चुकी है अच्छे से. इन पार्टीज़ के पास खुद का एक सिंबल होता है, जैसे बीजेपी का फूल है, कांग्रेस का जो है एक हाथ है, और ऐसे करके जो है अलग अलग पार्टीज़ का अलग अलग सिंबल होता है. द पार्टी दैट सिक्योर एटलीस्ट 6% वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन इन 4 स्टेट्स. वो पार्टी जो 6% वोट्स लोकसभा इलेक्शंस में 4 स्टेट्स के अंदर ले आए, वो एक नेशनल पार्टी में एक बहुत मेन चीज़ होती है. एंड विन एटलीस्ट 4 सीट्स इन द लोकसभा, और साथ में 4 सीट लोकसभा के अंदर जीत जाए, वो नेशनल पार्टी की तरह रिकॉग्नाइज होती है. उसके अलावा अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं होगी एज अ नेशनल पार्टी. देयर आर 7 नेशनल पार्टी: बीजेपी, बीएसपी, एनसीपी, सीपीआई, सीपीआईएम, कांग्रेस, एआईटीसी. 7 टोटल है. तो अब बात करते हैं एआईटीसी की. एआईटीसी का फुल फॉर्म क्या? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. क्या है? ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ये किससे याद रखना है? दीदी से. दीदी कौन थी? हमारी ममता बनर्जी. इनको किस नाम से जानते हैं? दीदी से. सो लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 1998 को ये लॉन्च हुई. ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी. ममता बनर्जी की जो है लीडरशिप में ये जो है लॉन्च हुई थी. रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन 2016, यानी जो अपन ने बताया ना कि 6% वो और वो जो है इनकी सारी जो वो जो सारी नेशनल पार्टी की जो नीड्स थी वो इन्होंने 2016 में पूरी करी और उनको नेशनल पार्टी घोषित कर दिया गया. का सिंबल फ्लावर और ग्रास है और इसकी पावर जो है वेस्ट बंगाल में है. और ये जो है फ्लावर और ग्रास जो है सेक्युलरिज्म और फेडरलिज्म को दर्शाता है. ठीक है, तो इट इज़ बेसिकली दीदी की जो है सरकार थी, इसको आपको याद रखना है. फिर नेक्स्ट देख लेते हैं. तो नेक्स्ट है हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी. इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको हर कोई जानता है. ठीक है, बेसिकली इसको सब कांग्रेस पार्टी के नाम से जानते हैं. ठीक है, इसका जो ये हाथ है ये सिंबल है. ठीक है, फिर द ओल्डेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड इन 1885 में ये जो खुली थी और ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पार्टी है. डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स एट द नेशनल स्टेट लेवल फॉर सेवरल डिकेड्स आफ्टर इंडिपेंडेंस. आज़ादी के बाद इन्होंने एक बहुत डोमिनेंट रोल खेला नेशनल और स्टेट लेवल पर और बहुत सालों तक. मोस्टली जगह पर जो है ये लोग ही रहते थे, इसलिए ये डोमिनेंट रोल इनका खेलाया जा रहा है. फिर बात करते हैं बीजेपी की. हमारी भारतीय जनता पार्टी फाउंडेड इन 1980. ठीक है, 1980 में आई. भारतीय जनसंघ को रिन्यू किया. भारतीय जनसंघ एक पहले संगठन था जिसको रिन्यू करके भारतीय जनता पार्टी बनाया. इसका कमल सिंबल है. ठीक है, वॉन्ट्स फुल टेरिटरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर विद इंडिया. ठीक है, ये चाहते थे कि इंडिया से जो है जम्मू कश्मीर का पूरा नाता अच्छे से जुड़ जाए. जम्मू कश्मीर में जो सारे एक्ट है वो हट जाए, जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी कर ही दिया है. वॉन्ट्स टू बैन ऑन रीजनल कन्वर्जेशन, जो भी जाति भेद पे और इन पे बातें होती वो बंद करना चाहती थी बीजेपी. कल्चरल नेशनलिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन इट्स कंसेप्शन ऑफ इंडियन नेशनहुड एंड पॉलिटिक्स. ठीक है, उनके हिसाब से जो कल्चरल नेशनलिज्म था वो था हिंदुत्व. वो हिंदुत्व को आगे बढ़ाना चाहते थे जय हिंदुत्व के नारे से. ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपनी बीएसपी.
ठीक है, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी। बेसिकली ये जो पार्टी थी उसमें क्या था, सबसे पहले तो ये फाउंड इन 1984, जो है 1984 में इसको बनाया गया अंडर कांशीराम लीडरशिप, कांशीराम जी की लीडरशिप के अंदर। ठीक है, इट सीक्स टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर बहुजन समाज विच इंक्लूड्स दलित्स, ओबीसीज, आदिवासीज एंड रीजनल माइनॉरिटीज़। जो है पावर सिक्योर करना चाहते थे बहुजन समाज के लोगों की, जिसमें आदिवासी, ओबीसीज और दलित्स आते थे। ठीक है, इनका जो सिंबल है वो है क्या, इनका सिंबल है एलिफेंट। फिर इनकी प्रेजेंस की बात करें तो ये यूपी, दिल्ली और पंजाब में प्रेजेंट है और कुछ जगहों पर भी ये प्रेजेंट है। फिर बात करें सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी की, तो इट फॉर्म्ड 1925 में ये बनी। ये बिलीव मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी में बिलीव करती थी। तो बेसिकली मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म होता क्या है कि एक कैपिटलिस्ट स्टेट को सोशलिस्ट स्टेट बनाना इज़ मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म। ठीक है, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी तो आप जानते ही हैं। उसके अलावा ये वेस्ट बंगाल में और केरला में प्रेजेंट है। सीपीआईएम की बात करें तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिज्म है, जो फॉर्म्ड हुआ 1964 में। बिलीव करता था मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म। ठीक है, जिसका फंडा क्या था, सोशलिस्ट स्टेट को कैपिटलिस्ट स्टेट को सोशलिस्ट स्टेट बनाना। और ये सोशलिज्म और सेकुलरिज्म को सपोर्ट करते थे और अपोज किसको करते थे, इंपीरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म को। ये भी वेस्ट बंगाल और केरला में ही है। बात करें एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तो ये जो है फॉर्म्ड इन 1999 फॉलोइंग अ स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी के स्प्लिट से ये बनी। सपोर्ट्स डेमोक्रेसी, गांधीयन सेकुलरिज्म पे ये चलती है। इक्वालिटी, सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म पे ये चलती है। ठीक है, तो गांधीयन सेकुलरिज्म के हिसाब से चलती है, इक्वालिटी के हिसाब से चलती है और जस्टिस होना चाहिए इसमें। और ये महाराष्ट्र और आसाम में प्रेजेंट है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं स्टेट पार्टीज़ की, तो स्टेट पार्टीज़ में क्या होता है, इट शुड सिक्वायर 6% ऑफ टोटल वोट्स एंड शुड विन एटलीस्ट 2 सीट्स। ठीक है, रिजर्व करनी चाहिए 2 सीट्स को। ठीक है, तो ये नेशनल पार्टीज़ में अपन ने पढ़ा था कि 4 सीट्स होनी चाहिए और 6% वोट्स होने चाहिए। इसमें 6% वोट्स है बट सीट्स 2 ही है, जिसको सीट्स 2 आ जाए वो स्टेट पार्टीज़ हो जाती है। ठीक है, और इसको भी इलेक्शन कमीशन ही चुनता है। इनको रीजनल पार्टी भी कहते हैं। लास्ट के कुछ 10-20 सालों में जो है ये इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ गई है। इसका एग्जाम्पल है ऑल इंडिया पार्टी। ठीक है, और ये बहुत सी जगहों पर सक्सीडेड टू सम स्टेट्स। हेल्प इन मेकिंग पार्लियामेंट ऑफ पॉलिटिकली मोर एंड मोर डाइवर्स। ठीक है, ये पार्लियामेंट को इंडिया के अंदर पॉलिटिकली ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में हेल्प कर रही है स्टेट पार्टीज़। ठीक है, अब चैलेंजेस क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ को, चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। सबसे पहला, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज़। मतलब पार्टी के अंदर ही डेमोक्रेसी के हिसाब से नहीं चल रहे तो तुम बाहर क्या करोगे। ठीक है, बाहर तो तुम्हारे बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ भाड़ में गई। देखो डायनेस्टिक सक्सेशन, जैसे राहुल गांधी, इंदिरा गांधी, सारे गांधी फैमिली वाले जो है कांग्रेस में भरे हुए हैं, तो ये डायनेस्टिक सक्सेशन का हो गया। लैक ऑफ मीनिंगफुल चॉइसेस टू वोटर्स के पास बहुत कम चॉइसेस होती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग तो बकवास है, वो भी डिसाइड नहीं कर पाते कि किसको चुने। ठीक है, फिर रोल ऑफ मनी एंड मसल पावर स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शन, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड। ठीक है, तो ये जो है मनी और पैसे की पावर जो है वो इलेक्शंस के टाइम पे यूज़ होना इज़ द सबसे बड़ा चैलेंज टू पॉलिटिकल पार्टीज़। तो इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को बदल जाना चाहिए। तो हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज़ बी रिफॉर्म्ड। इसका पहला पॉइंट है कि इसको बदले कैसे, तो इसका पहला पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड टू प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फॉर चेंजिंग द पार्टीज़। यानी एक अच्छा अमेंडमेंट एक्ट बना देना चाहिए उन एमएलएज और एमपीज़ के लिए जो पार्टीज़ चेंज कर देते हैं और उनको उससे रोकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर मैंडेटरी फॉर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स टू फाइल एफिडेविट डन टू रिड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो है कोई भी जो एमएलए एमपी या फिर जो भी खड़ा है उस कैंडिडेट जो है वो उसकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की सारी इन्फॉर्मेशन देगा। ऑर्डर बाय इलेक्शन कमीशन नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। सो बेसिकली इसमें इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन होने चाहिए और जो है उनकी इनकम टैक्स रिटर्न यानी ITR कहता है कि जो है कि इनकम के बारे में, टैक्स रिटर्न्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन बात करते हैं क्या क्या होना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ही कुछ लॉज बना देने चाहिए उनके इंटरनल अफेयर्स को जानने के लिए। ठीक है, उनको मिनिमम नंबर ऑफ टिकट देनी चाहिए जिसमें 1/3 जो है वुमेंस को देनी चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस, स्टेट से जो है पैसा आना चाहिए इलेक्शंस के
के लिए नो। और ये जो 3 पॉइंट है ये अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुए वैसे, ठीक है। अपन लोग जो है इन पे पार्टीज़ पे प्रेशर डालकर भी ऐसा कर सकते हैं, और एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल हु वांट रिफॉर्म, ये भी हो सकता है। इसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब करना ही नहीं भूलना है, ठीक है। सोशल का चैप्टर बहुत ही फटाफट 15 मिनट में मैंने निपटा दिया है। आपको बस सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक करना है, शेयर करना है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। आपको बीच बीच में लेके इन नोट्स को कॉपी करते रहना है, पेन कॉपी लेकर, ठीक है। ये बहुत अच्छे नोट्स हैं, ठीक है, बहुत डिटेल्ड लिखे गए हैं छोटे बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होप्स तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना ज़रूर, ठीक है, और फाड़ दोगे आप लोग एग्ज़ाम में।